नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस के बारे में। आज के इस वीडियो में देखेंगे रूस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और मैं बता दूं कि रूस के ऊपर 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। एक वीडियो में सभी चीज़ें नहीं बताई जा सकती क्योंकि रूस में बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ने लायक हैं, इसलिए हमें 2 वीडियो लगेंगे रूस के ऊपर बनाने में। इसके बाद का जो वीडियो होगा रूस का, उसमें हम बात करेंगे आर्थिक क्षेत्रों की बात करेंगे, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं और कौन कौन से खनिज संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक का जिक्र होगा और औद्योगिक क्षेत्र वगैरह मैंने बताया उन सब का जिक्र करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करेंगे जो वहाँ की जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं फिजिकल डिवीजन हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें पाई जा रही हैं उनके बारे में। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैंने बताया वो बताऊंगा। बाकी आप इसमें देख रहे हैं जो यूक्रेन और रूस को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई, आप लोग उस पर अपनी नज़रें बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसके बारे में भी हम उसमें बताएंगे। हालांकि अभी इस वीडियो में भी कुछ चीज़ें बता देंगे तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी अपने स्तर पे उस पर पढ़ते रहिए। यूक्रेन और रूस को लेकर के विवाद, यूक्रेन और रूस को लेकर के विवाद, उसको बात करेंगे क्रीमिया की भी। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था कि आप कोई भी देश पढ़ रहे हो तो सबसे पहले किसी भी देश को पढ़ने से पहले आप 2 चीज़ें याद रखिए कि उस देश की कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं और कौन कौन से देशों से सीमाएं लगाता है। तो इन 2 चीज़ों को बात जरूरी करनी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि किन किन देशों से सीमा लगाता है और कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं जिनसे उनकी सीमा बनती है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है, वो पहले देख लेते हैं, फिर आइए बात करते हैं कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले दिखेगा यहाँ पर फिनलैंड। मैप में देखेंगे आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पर दिखेगा फिनलैंड। फिनलैंड के बाद यहाँ पर देखेंगे एक छोटी सी खाड़ी दिखती है जिसको बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी के बाद में जब देखेंगे तो नीचे की तरफ दिखेगा एस्टोनिया। एस्टोनिया के बाद लाटविया। लाटविया के बाद लिथुआनिया, लेकिन लिथुआनिया उस तरफ है, सीमा नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा एस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन। याद रखिएगा बेलारूस, यूक्रेन। यूक्रेन के बाद हम आएंगे तो जॉर्जिया। जॉर्जिया के बाद कजाकिस्तान है, पूरा एरिया कजाकिस्तान दिख रहा है। फिर देखिए कजाकिस्तान के बाद और ये वाला हिस्सा क्या, मंगोलिया है। मंगोलिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया के बीच में एक छोटी सी सीमा चीन से भी लगती है। याद रखिएगा चीन। तो कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया। मंगोलिया के बाद देखेंगे तो आपको फिर यहाँ पर चीन दिखेगा। चीन के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा उत्तर कोरिया भी दिखेगा। इतने देशों से सीमाएं लगती है। बाकी बात करेंगे और सीमाओं के कौन कौन से क्षेत्र वाटर बॉडीज हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, कौन कौन सी जलराशियां आसपास हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चूंकि उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो आपको आर्कटिक सी दिखता है, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो इस तरफ आप देखेंगे तो मुख्य रूप से तो यहाँ पर आपको यूरोप ही दिखेगा। और बाकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक सी वगैरह भी दिखता है। पूर्व की बात करेंगे तो ये पूरा प्रशांत महासागर है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर कहाँ पर कैसे कैसे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे शुरुआत से करते हैं यहाँ से उत्तर के क्षेत्र से। तो ये आप एरिया दिखेंगे जब आपको दिखेगा यहाँ पर फिनलैंड। फिनलैंड के बाद ये वाला क्षेत्र है कोला प्रायद्वीप है। कोला प्रायद्वीप के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको व्हाइट सी दिखेगा, सफेद सागर। इसके बाद आप देखेंगे तो दिखेगा बैरेंट सी। इसके बाद कारा सी, लेप्टप सी या लेप्टस सी बोलते हैं। लेप्टप सी के बाद ईस्ट साइबेरियन सी। ईस्ट साइबेरियन के बाद यहाँ पे चुक्की सी। चुक्की सी के बाद आएंगे तो बेरिंग सी। बेरिंग सी के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा ओखोस्टक सागर। इतनी आपको याद रखना। यहाँ पर आपको हल्की सी दिखेगी गल्फ ऑफ अड्यार की, अनड्यार, तो वो भी ये याद रखेगा। इतने सारे यहाँ पर जलराशियाँ हो गई यहाँ तक। अब और नीचे आएंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर तो सब देश स्थित हैं। इस तरफ आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के बाद दिखेगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के अंदर ही एक सागर स्थित, इसको बोलते हैं अजोब सी, अजोब सागर, वो दिखेगा। इसके बाद फिनलैंड की खाड़ी है। इतनी सारी जलराशियाँ आसपास स्थित हैं, इनको याद रखिएगा। जलराशियाँ बहुत जरूरी, कहाँ से कौन सीमा बनाता है कौन नहीं बनाता है, याद रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए उत्तर की ओर जो देख रहा है ये सारे जो है ये आर्कटिक सागर है, याद रखिएगा। सब क्या आर्कटिक सागर है, याद रखिएगा। तो कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ स्थित है, नदियों की अगर जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ स्थित है। देखिए दरअसल यहाँ पे जो नदियाँ स्थित है सभी नदियाँ दक्षिण से, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र से निकल करके उत्तर की ओर जाती हैं। याद रखिएगा सभी नदियाँ उत्तर की ओर गमन करती हैं, सभी नदियाँ उत्तर की ओर जाती हैं। तो इनमें जो प्रमुख प्रमुख नदियाँ हैं उनकी बात करेंगे तो एक आपको दिखेगी, जैसे यहाँ इधर साइड से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगी डॉन नदी। तो डॉन नदी के ऊपर प्रश्न ये आता है कि डॉन नदी गिरती कहाँ है, तो डॉन नदी गिरती है ब्लैक सी में। कहाँ गिरती है, ब्लैक सी में, या ब्लैक सी का ही पार्ट है अजोव सी, वहाँ पर गिरती है। इसके मुहाने पर एक बंदरगाह स्थित है जिसको बोलते हैं रोस्टोव बंदरगाह। अभी देखेंगे तो हाल ही में चर्चा में भी है, तनाव के बीच में रोस्टोव का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, रोस्टोव बंदरगाह।
इसके बाद आपको दिखेगी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी की बात करेंगे तो ये निकलती है वल्दाई पहाड़ी से। वल्दाई पहाड़ी से निकलने के बाद में ये नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में, याद रखिएगा। इसी पर देखेंगे कजन शहर इसका स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है इर्तिस नदी। इर्तिस नदी चीन से निकलती, चीन के अल्ताई पर्वत से। ये इसको अल्ताई शान बोलते हैं। अल्ताई शान से निकलती है। चीन के बाद कजाकिस्तान, देखिए ये हो गया चीन, चीन के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से होकर के रूस में एंटर करती है, तो ये इर्तिस है। और इसी की एक और सहायक नदी, इसको बोलते हैं ओब नदी, OBE नाम से, ओब नदी। तो ओब नदी, तो ओम मतलब इर्तिस और ओब दोनों मिलकर के ओबी नदी बनाती है। ओब नदी, ये आगे चल के यहाँ पर यमल प्रायद्वीप के पास में ये मिल जाती है। तो इर्तिस नदी याद रखिएगा, इर्तिस और ओब नदी। इर्तिस नदी है तो रूस की, लेकिन निकलती कहां से? चीन से निकलती है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर एक नदी दिखती है जिसको बोलते हैं येनिसी नदी। येनिसी नदी जो है इसकी दो शाखाएं शुरुआत में। इसकी एक शाखा निकलती है सयान पर्वत से, दूसरी शाखा निकलती है बैकॉल झील से। इन दोनों की धाराएं आगे चल करके कारा सागर में मिल जाती हैं, याद रखिए, कारा सागर के पास में यहां पर मिल जाती हैं। अब कारा सागर के पास मिलती है, इस पे खासियत क्या है? इस पे एक इगारका बंदरगाह स्थित है, दूसरा क्रंसोयास्क शहर स्थित है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इगारका बंदरगाह, क्रंसोयास्क, और निकलती कहाँ? बैकॉल झील से निकलती है। ये एक शाखा बैकॉल झील से, दूसरी सयान पर्वत से। मेरा प्रश्न ये है कि आप बताइए मंगोलिया की कौन सी नदी है जो बैकॉल झील में गिरती है? कमेंट करके मुझे बताइए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। बैकॉल झील से दूसरी नदी निकलती है, इसको बोलते हैं लीना नदी। लीना नदी निकलती है, निकलने के बाद में लेप्टस सी में अपना गिर जाती है, लेप्टस सी में गिरती है। इसी पर देखेंगे तो याकुट शहर स्थित है, और कोलिमा निम्न भूमि, अभी मैं उसकी चर्चा करेंगे आखिर निम्न भूमि क्षेत्र क्या है। तो यहां से होते हुए लेप्टस सी में गिरती है। एक और नदी जिसको बोलते हैं आमूर नदी। आमूर नदी एक खास नदी है जो चीन और रूस की सीमा बनाती है। देखिए आमूर नदी है, आमूर नदी ये रही। आमूर नदी इस तरीके से जाती है, और जो ये यहां पर एक जो इसका सखालिन द्वीप दिख रहा है, सखालिन, ये सखालिन द्वीप है, इसी के पास में ये गिरती है तत्तर जल संधि में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है तत्तर जल संधि में कौन सी नदी गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती? आमूर नदी तत्तर जल संधि में ही गिरती है। आमू मत याद रखिएगा, आमू आप याद रखेंगे तो कजाकिस्तान वाली नदी चले जाएंगे। आमूर है, आमू नहीं है, आमूर नदी, इसको याद रखिएगा। ये हो गई इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आमूर नदी, हो सकता है प्रश्न पूछ ही ले। चीन और रूस की सीमा बनाती आमूर नदी। अब आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं और एक चीज बता दूं कि चूंकि देखिए यहाँ पर मैंने वासे गुनिया निम्न भूमि, कोलिमा निम्न भूमि मैंने लिखा हुआ है, ये आखिर क्या चीजें हैं इनकी भी हम चर्चा कर देते हैं, फिर हम पर्वतों की तरफ आते हैं। तो दरअसल बता दें कि जैसे मान लीजिए ये जो रूस को आप देखेंगे तो करीब काफ़ी देखेंगे तो चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है, और करीब देखेंगे तो इसमें करीब 7 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जोन भी इसमें। तो इसमें जब आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर इसमें जाएंगे तो समय जो है वो बदलता रहता है, लेकिन हालांकि क्लाइमेट एक ही जैसा रहता है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसका उत्तर से दक्षिण भी देखेंगे तो लंबाई है, ठीक ठाक लंबाई है। अब जैसे मान लीजिए सूरज उत्तरायण की स्थिति में है या ऐसी किसी भी स्थिति में है, यहाँ पर नदियाँ तो निकल रही, यहाँ का पानी तो पानी की अवस्था में ही रहेगा, नदियों का पानी, लेकिन नदियों का पानी आगे चल करके जो आर्कटिक सागर का जो क्षेत्र है यहाँ पर जम जाता है। ठंडियों के मौसम में ले लीजिए तो जम जाता है, तो पानी मुहाने पर तो जम गया, पानी मुहाने पर जम गया, लेकिन जो इसका उद्गम क्षेत्र है वहां से निकल रहा है। तो पानी के मुहाने से निकलने की वजह से, नवल उद्गम क्षेत्र से तो निकलने की वजह से, मुहाने पे जम जाने की वजह से, जब यहाँ पे मान लीजिए नदी का पानी यहाँ पर जम गया, तो नदी का पानी जब यहाँ पर जम जाएगा तो जो नदी का पानी आर्कटिक सागर में तो जा नहीं पाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? आसपास के क्षेत्रों में, इसी दलदली क्षेत्रों में, ये जो निम्न भूमि वासे गुनिया है इसी में ही फैल जाएगा। तो इस निम्न भूमि का जो क्षेत्र है इसको वासे गुनिया दलदल भी बोलते हैं, क्योंकि इस जगह पर जो पानी है उसका फैलाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पानी के फैलाव की वजह से ये वाला क्षेत्र, निम्न भूमि का जो क्षेत्र है, ये दलदल का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि नदी का पानी कंटिन्यू आता रहता है और इसी निम्न भूमि में फैलता रहता है। तो इसको बोलते हैं वासे गुनिया निम्न भूमि। इसी तरीके से ठीक इस तरफ देखेंगे तो लीना नदी के क्षेत्र में दिखेगा आपको कोलिमा निम्न भूमि। दरअसल कोलिमा यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी भी है, उसी के नाम पे आपको दिख जाएगा यहाँ पर कोलिमा निम्न भूमि भी, इसको भी याद रख सकते हैं, कोलिमा निम्न भूमि भी है। तो ये भी आप याद रखिए, कोलिमा निम्न भूमि। तो आपको समझ में आ गया निम्न भूमि क्या क्षेत्र, दलदली क्षेत्र, कैसे दलदल का निर्माण हुआ। नदी जब बह रही है, नदी बहेगी तो
मुहाने से पे तो जम गया पानी, लेकिन जो उद्गम क्षेत्र है वहां से पानी आ रहा है। मुहाना जमने की वजह से नदी का पानी है समुद्र में नहीं मिल पाता, इसलिए आसपास के क्षेत्रों में फैलता है। आसपास के क्षेत्रों में फैल करके वो दलदल का रूप धारण कर लेता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, आप समझ जाएंगे इसको। अब बात करते हैं यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो आखिर कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, फिर झीलों की भी चर्चा करेंगे। तो पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे तो एक देखिए यहाँ पर दिखती वल्दाई पहाड़ी, दूसरा देखेंगे तो यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नरोदनया है, नरोदनया आप याद रख सकते हैं, और नरोदनया है। और आप ये जान ही रहे हैं कि जो रूस है वो यूरेशियाई कंट्री है, मतलब यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। जो रूस का जो एशियाई पार्ट साइबेरिया कहलाता है। राजधानी मॉस्को दरअसल देखेंगे तो किस में स्थित है, राजधानी मॉस्को जो है यूरोपियन क्षेत्र में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, राजधानी मॉस्को कहाँ है, यूरोपियन क्षेत्र में स्थित है। और रूस को इसीलिए ही हम इसको किस में, हालांकि देखेंगे तो कहीं कहीं पर आपको एशिया में भी दिख जाएगा, लेकिन इसको यूरोपियन कंट्री में काउंट किया जाता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये रहा मॉस्को। अब और भी देखेंगे तो दरअसल यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के इस तरफ का हिस्सा यूरोप है, इस तरफ का हिस्सा एशिया है। अब एशिया इस तरफ का है तो, लेकिन अगर जब इसमें देखेंगे तो जो रूस का ये वाला पार्ट है, ये भी यूरोप के सबसे बड़े देशों में आएगा। अगर जो यहाँ से मान लीजिए रसिया को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, इस वाले हिस्से को ही लीजिए, तो भी ये आप हिस्सा देखेंगे तो ये वाला हिस्सा यूरोप का सबसे बड़ा हिस्सा आ जाएगा। सबसे बड़े देश के तौर पे, इधर का मत लीजिए, फिर भी ये सबसे बड़ा देश है। तो ये सबसे बड़ा देश है यूरोप का भी। अब और जब देखेंगे तो ये यहीं से यूराल पर्वत से ही यूरोप और एशिया का डिवीजन भी होता है यहाँ से। तो ये वाला हिस्सा मतलब रूस का एशियाई हिस्सा साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, साइबेरिया। तो ये यहाँ पर पर्वत श्रेणी जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत अवशेषी पर्वतों में से एक आता है, अवशिष्ट पर्वत एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर आप बड़े बड़े से दर्रे दिखते हैं, पर्वत सब टूट चुके हैं, यहाँ से आर पार आप जा सकते हैं। कई जगह पर ऐसे माउंटेन पास हैं जिन पर आप चढ़िए, चढ़ के तुरंत उधर उस तरफ निकल जाइए, बिल्कुल नॉर्मल में चढ़ करके पार कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर है। बाकी देखेंगे तो हिमालय का एक्सटेंशन, जैसे आपको देखेंगे तो हिमालय का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार, उसी तरीके से यहाँ पर नरोदनया का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा नोवाया और जमेलिया के नाम से। ये यहीं पर हल्का सा कह सकते हैं मतलब यूराल पर्वत का यहाँ पर थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है, इसके बाद में द्वीप का रूप धारण कर लिया, इसको भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो नोवाया जमेलिया द्वीप तो है ही, उसके बाद में सेवरनाया जमेलिया है। सेवरनाया जमेलिया भी यहाँ पर दो द्वीप दिखेंगे, नोवाया जमेलिया भी है, सेवरनाया जमेलिया भी है। तो ये तो गया यूराल पर्वत जिसकी ऊंची चोटी नरोदनया है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा तनोला पर्वत श्रेणी, तनोला भी आप याद रख सकते। तनोला पर्वत श्रेणी देखिए चीन मतलब मंगोलिया और रूस की सीमा पर स्थित है तनोला। इसके बाद देखेंगे यबोनवी पर्वत, सेंट वाय पर्वत, ईस्टर्न वाय पर्वत, कोलिमा पर्वत, बर्खोयास्क पर्वत श्रेणी, कोरियार्क पर्वत, इन सब पर्वतों को याद रखेगा। कोरियाक पर्वत, बर्खोयास्क पर्वत, कोलिमा पर्वत, ईस्टर्न वाय पर्वत, येबुनवी पर्वत, सयान पर्वत। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सयान श्रेणी है, क्योंकि सयान से निकलती है कौन सी, येनिसी नदी। बाकी आप बहुत ज्यादा है नहीं, बर्खोयास ठंडे क्षेत्रों में से एक है, उसको आप याद रख सकते हैं। हालांकि याकुत्स्क भी कम ठंडा नहीं है, अभी आप देखिएगा टेम्परेचर याकुत्स्क का तो माइनस में ही दिखाएगा, काफी ठंडे क्षेत्रों में आता है याकुत्स्क भी, तो ये भी आप याद रखेगा। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर की तरफ एक द्वीप भी दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू साइबेरिया द्वीप भी है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोने में आपको दिख रहा है चुक्की सी इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से। ये देखेंगे तो रूस है, इस वाला हिस्सा देखेंगे तो उत्तर अमेरिका है, और बीच में आपको दिखेगी बेरिंग जल संधि भी, बेरिंग जल संधि। यहीं से देखेंगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं से होकर के गुजरती है 180 डिग्री पे। तो ये वाला हिस्सा जो है ये रूस, और ये वाला हिस्सा रूस या कहें एशिया, और ये वाला है उत्तर अमेरिका या कहें अलास्का या कहें यूएसए। बात सबकी एक ही हो जाएगी, रूस का अलास्का कहिए, उत्तर अमेरिका कहिए, या बात कहिए यूएसए, सब एक ही बात है, क्योंकि रूस का ही मतलब अलास्का जो है वो किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट। पहले जो एक जमाने में रूस का पार्ट हुआ करता था, बाद में वो किसका हो गया, यूएसए का।
तो गल्फ ऑफ अनाड्यार भी आप जान रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखेगा सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगी तत्तर जल संधि, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी आप अगर जो नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला हिस्सा कमचटका प्रायद्वीप है। कमचटका प्रायद्वीप में बता दूं कि ये इसकी खासियत क्या है कि कमचटका की खासियत है कि यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रियाएं खूब पाई जाती है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होने की वजह से कमचटका में आप देखेंगे तो बहुत सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर बहुत सारी वल्केनो एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कमचटका से लेकर के सखालिन के बीच में एक द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसको बोलते हैं क्यूराइल द्वीप समूह, जिसको जापान और रूस को लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद की स्थिति भी बनी रहती है। तो ये हो गई बात उसकी। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूँ। यहाँ पर देखेंगे ये वाला हिस्सा यूक्रेन का और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं रूस, इनके बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर डोनबास का क्षेत्र पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, क्षेत्र है, मतलब शहर नहीं है, औद्योगिक क्षेत्रों में से है। यूक्रेन का पार्ट है, उसको लेकर के विवाद की भी स्थिति बनी और वर्तमान समय में देखेंगे तो इसको कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है रूस, हालांकि पार्ट यूक्रेन का है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्रीमिया प्रायद्वीप दिखेगा। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने हमला कर दिया था या कहें कि उसको अपने अंडर ले लिया था। वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो पहले जो G8 हुआ करता था वो इसी वजह से रूस को बाहर करके वो G7 बन गया, इसको याद रख सकते हैं। बाकी और भी युद्ध के पीछे की कई कारण हैं, अलगाववादी स्थितियां भी आप देखेंगे। बाकी यूक्रेन का नाटो में शामिल करने को लेकर के जो स्थिति बनी हुई, इसको लेकर के रूस जो है वो उसके अपोजिट में रह रहा है कि अगर यूक्रेन अगर जो नाटो का सदस्य बन जाएगा तो वो कह सकते हैं कि रसिया के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से वो मतलब कि उसको खिलाफ है, मतलब कि वो नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो। हालांकि इसके बाद भी हम देखेंगे नाटो में शामिल है, ये यूक्रेन हो गया, बाकी जो आसपास के जितने बेलारूस वगैरह ये सब एक समय में पार्ट तो रूस का ही हुआ करते थे, सोवियत रूस हुआ करता था। लेकिन आगे चल करके जब डिवीजन हुआ तो सब देश टूट के अलग हो गए, कजाकिस्तान से लेकर के सब देश अलग हो गए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर देखिए 2 झीलें हैं, लेक लगोडा, लेक ओमेगा, 2 झीलें हैं, लगोडा झील, ओमेगा झील, दोनों याद रखिएगा। और इसी के पास में सेंट पीटर्सबर्ग शहर है जो फिनलैंड की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो लगोडा और ओमेगा दोनों झीलों को आप याद रखिएगा। और आप ये बैकॉल झील तो आप जान ही रहे, विश्व की सबसे गहरी झीलों में से एक या सबसे गहरी ही है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी कोला प्रायद्वीप मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए तो ये मरमास्क बंदरगाह है। मरमास्क बंदरगाह की खासियत ये है कि यहाँ पर देखें तो नॉर्वेजियन की जलधारा या कहेंगे गल्फ स्ट्रीम का जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से, गर्म जलधारा ना, तो उसकी वजह से ये मरमास्क एक ऐसा बंदरगाह आर्कटिक में स्थित है जो सर्दियों के मौसम में भी खुला रहता है। हालांकि जो आइस क्रैकर आते हैं जिनको तोड़ देते, ब्रेकर जिनको बोलते हैं, चलती मशीनें बर्फ को तोड़ते हुए चली जाती है तो उससे बंदरगाहों को खोल भी दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये बंदरगाह गल्फ स्ट्रीम कहें या नॉर्वेजियन की जलधारा के प्रभाव की वजह से ये शीत ऋतु में भी ये खुला रहता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जो भी चीज़ें खास होंगी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसमें औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में और भी कुछ चीज़ें जो खास होंगी उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आपका होमवर्क यही है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैंने ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक बताया है जो सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, वो उस पर कौन कौन से शहर स्थित हैं या कौन कौन से रेलवे स्टेशन प्रमुख वाले जो शहर स्थित हैं उनका हमें बताइए, कमेंट करके नीचे बताइए। इससे पहले वीडियो मैंने बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।